सामान्य में अनिल कुमार और आप देख रहे हैं प्यारा सा चैनल कॉन्सेप्ट वाला अनिल कुमार में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लासा और मासा से संबंधित प्रश्नों के बारे में। मैंने पहले वीडियो लेक्चर में बात की थी, उसका बेसिक था। ठीक, अब बेसिक मैंने जब कंप्लीट कर लिया उसके बाद मैं उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा, उसके साथ में उसके कॉन्सेप्ट को भी समझूंगा। तो आइए देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या दिया हुआ है। हमारा पहला सवाल है 24, 40 तथा 120 का मासा HCF ज्ञात करें। ठीक, 24, 40, 120 का हमें HCF ज्ञात करना है। ठीक, तो HCF ज्ञात करने के मैंने आपको दो तरीके बताए, भाग विधि और गुणनखंड विधि। ठीक, तो आपको जो अच्छा लगे और जो आपको आसान लगे आप वो करिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको गुणनखंड विधि द्वारा इसका HCF निकाल कर बताऊंगा। तो गुणनखंड विधि द्वारा जब HCF निकालेंगे, मैं पहले इसका जो गुणनखंड करूंगा वो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, जो दी गई संख्याएं उनका मैं पहले गुणनखंड कर लूंगा अलग अलग। ठीक, तो मैं 24 का पहले गुणनखंड करूंगा, तो 24 का गुणनखंड हमारे ये हो जाएंगे। ठीक, भाई 2 दूना 4, 4 दूना 8, त्रिक 24 हो जाएगा। फिर मैं 40 का करूंगा, 40 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, भाई 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंजे 40। 120 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, भाई 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 पंजे 120। ठीक, क्लियर हुआ। अब मैंने आपको बताया था कि जो HCF होता है वो सभी संख्याओं में मैच करेगा, मतलब जो मैच करेगा वही हमारा HCF होगा, जो मैच नहीं करेगा उसको हम छोड़ देंगे। ठीक, तो यहां पर मैंने देखा कि यहां पर 2 2 मैच कर रहा है और यहां पर भी 2 2 मैच कर रहा है और यहां पर भी 2 2 मैच कर रहा है। जो मैच कर रहा है हम उसको लिख लेंगे, जो मैच नहीं करेगा उसको छोड़ देंगे। भाई 3 बार मैच कर रहा है उसको 1 बार लिखेंगे, चाहे जितनी बार भी मैच करे उसको हम केवल 1 बार लिखेंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद मैं इसका गुणा कर दूंगा, 2 दूना 4 दूना 8, तो HCF जो होगा वो हमारा कितना निकलेगा, इसका वो 8 निकलेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न हमारा दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 390, 495 और 300 को बिना कोई ठीक शेषफल छोड़े विभाजित करती हूं। ठीक, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 390 और 495 और 300 को बिना कोई शेषफल छोड़े पूरी तरीके से विभाजित करती हूं। ठीक, मैंने बताया जब बड़ी से बड़ी संख्या का जिक्र किया जाएगा तो वहां पर HCF निकालना पड़ेगा, मतलब आपको मासा निकालना पड़ेगा, महत्तम समापवर्तक। ठीक, तो मैं जब इनका मासा निकालूंगा, महत्तम समापवर्तक HCF जो निकालूंगा वही इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक, तो मैं सिंपल इसका क्या निकाल लूंगा, मासा निकाल लूंगा। भाई मैंने कहा जब मासा निकालूंगा, अगर भाग विधि द्वारा निकालना है तो पहले छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे अगर भाग विधि द्वारा, फिर जब उसका भाग लग जाएगा फिर उससे बड़ी संख्या में लगाएंगे। ठीक, तो इसका मैं भाग विधि द्वारा आपको निकाल कर बता रहा हूं, इसका मैंने गुणनखंड विधि द्वारा निकाल कर बताया, अब इसका मैं भाग विधि द्वारा, ताकि दोनों विधियां फिर आपकी क्लियर हो जाए। ठीक, तो सबसे छोटी संख्या इसमें 300 है। ठीक, फिर उससे बड़ी 390 है, तो 390 में 300 का भाग लगाएंगे तो 1 बार में जाएगा। शेषफल यहाँ पर 90 प्राप्त हुआ। जब शेषफल प्राप्त हुआ तो इस तरीके से ये करेंगे, फिर इसको यहाँ पर ले आएंगे। ठीक, फिर ये 3 बार में जाएगा। ठीक, फिर ये कितने बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा, 9 त्रिक 27। ठीक, फिर इसको हम घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 30 बचेगा। क्लियर हुआ। 30 शेषफल फिर प्राप्त हुआ, फिर अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ले आएंगे, फिर 3 बार में पूरा कट जाएगा। ठीक, तो अब ये जो 30 आया है, अब संख्या कौन सी बची है, 495 बची है, तो इसमें हम इसका भाग लगाएंगे, तो 30 का हम 495 में भाग लगाएंगे। तो अब हम
30 का 495 में भाग लगाएंगे, वो कितनी बार में जाएगा? 16 बार में जाएगा। 16 × 48 मतलब 480। अब इसको घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 15। ठीक, क्लियर हुआ। अब जब यहाँ पर शेष 15 बचा तो फिर इस संख्या को यहाँ पर रखेंगे। जब तक 0 नहीं हो जाएगा तब तक इसी तरीके से हम प्रोसेस करते रहेंगे। जब 0 हो जाएगा छोड़ देंगे। ठीक, तो 15 का 30 में भाग लगाएंगे, 2 बार में जाएगा, पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पर अब शेषफल शून्य प्राप्त हो गया। अब यहीं पर हमको स्टॉप हो जाना है। जो आखिरी में यहाँ पर बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। तो HCF कितना आया? 15 निकला भैया। और सवाल ने कहा हुआ बड़ी से बड़ी संख्या। मैंने कहा जब बड़ी से बड़ी संख्या निकालने को कहे तो हम HCF निकालेंगे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 15 होगी भाई। HCF इसका 15 आया तो उत्तर भी हमारा क्या होगा? 15 होगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 15 आएगा। क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अपना तीसरा प्रश्न, हमारा तीसरा प्रश्न दिया हुआ है x की घात 8 माइनस 1 और x की घात 4 प्लस 2x की घात 3 माइनस 2x माइनस 1 का मासा ज्ञात कीजिए, HCF निकाल लें। ठीक, क्लियर हुआ। ठीक, तो मैंने आपको बताया है कि जो HCF होता है वो दी गई संख्याओं में मैच करेगा। मतलब जो मैच करता है वही हमारा HCF होता है। यहाँ पर अभी कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। एक ये संख्या दी गई है, एक ये संख्या दी गई है, कुछ भी मैच यहाँ पर नहीं कर रहा है। तो जब मैच नहीं कर रहा है तो हम इसको हल करेंगे। ठीक, तो मैं पहली संख्या को हल करूंगा, फिर उसके बाद दूसरी संख्या को। जो मैच करेगा वही हमारा क्या होगा? HCF होगा। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा। तो सिंपल जो हमारी पहली संख्या है x की घात 8 माइनस 1, क्या मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूं? ठीक भैया, x की घात 8 है तो मैंने x की घात 4 की पावर 2 कर दिया। 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर यही आ जाएगा। और माइनस 1 है तो यहाँ पर माइनस 1 की घात 2 कर दिया। भैया 1 की घात आप 2 करें या 3 करें या 4 करें या 5 करें, जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो एक ही प्राप्त होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ। तो मैंने इसको इस तरीके से बना दिया। अब आपने देखा मैं अगर कुछ समय के लिए इसको a मान लूं और इसको b मान लूं तो a की घात 2 मतलब a स्क्वायर, फिर यहाँ पर b की घात 2 मतलब b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक, तो मैं अब इसको इसमें तोड़ दूंगा। a का मान यहां पर कितना है? a का मान यहां पर मैंने मान लिया x की घात 4 है। ठीक, तो x की घात 4 माइनस b का मान यहां पर मैंने कितना माना? 1। ठीक, फिर दूसरे ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी। a का मान है x की घात 4 और b का मान कितना है? 1। ठीक, क्लियर हुआ। इतना मैंने कर लिया, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ मैंने फार्मूले में इसको कन्वर्ट किया है। ठीक, क्लियर हुआ। अब मैं क्या करूंगा, जो x की घात 4 है क्या मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूं? x की घात 2 की पावर 2 माइनस 1 की घात 2। अरे भैया x की घात 4 है तो क्या मैं इसको x की घात 2 बना सकता हूं जैसे मैंने इसको बनाया था? ठीक, क्लियर हुआ। और एक जो है 1 की घात में 2 कर दूंगा। ठीक, क्लियर हुआ। और ये जो ये लिखा हुआ इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक, फिर मैंने देखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर यही फार्मूला बनना, तो मैं इसको भी यहीं पर तोड़ दूंगा। तो x की घात 2 माइनस 1 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा x की घात 2 प्लस 1 और उसके साथ में गुणे में क्या है? जी। अब यहीं पर हम रुक जाएंगे। अब क्या करेंगे, दूसरी संख्या को उठाएंगे। दूसरी संख्या भी ये हमारी दी हुई है। ठीक, ये हमारी दूसरी संख्या है। अब मैं क्या करूंगा, जो x की घात 4 है और माइनस 1 है, मैं इसको 1 पास ले आऊंगा। ठीक, अरे भैया माइनस का 1 यहां पर है
तो मैं सिर्फ इसके पास ले आया हूं, बाकी कुछ इसमें चेंज नहीं किया है। ठीक, क्लियर हुआ। अब क्या मैं x की घात 4 को जैसे मैंने पहले बनाया था उस तरीके से बना सकता हूँ, x की घात 2 की पावर 2, और 1 को मैं बना सकता हूँ 1 की घात 2। क्लियर हुआ। और बाकी मैं इसी तरीके से रहने दूंगा। ठीक, अब यहां पर फिर फार्मूला हमारा बनना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में और एक बार किसमें, प्लस में। क्लियर हुआ। और प्लस कितना है, 2x की घात 3 माइनस 2x। अब यहां पर हम क्या मैं अगले स्टेप में इसमें 2x कॉमन कर सकता हूं? बिल्कुल भैया कर सकता हूं। जब कॉमन हो रहा है तो मैं इसको कॉमन कर दूंगा। तो यहां पर मैंने 2x कॉमन किया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x की घात 3 है, यहां पर x की घात 1 होगी। ठीक, जब कोई घात नहीं है तो 1 होगी। तो एक घात से एक घात कट जाएगी, लेकिन वहां पर अभी 2 घातें बचेंगी। तो x की घात 2 बचेगा। माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे। 2x से 2x कट जाएगा तो वहां पर कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर हुआ। अब यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक, फिर दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक, फिर यहां पर क्या है, 2x और ब्रैकेट के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां पर और यहां पर आप देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन है दोनों में, तो यहां पर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन कर लूंगा। तो जब कॉमन करूंगा तो यहां पर 1 बचेगा, 1 का इसमें गुणा होगा। ठीक है, तो यही आ जाएगा। तो यहां पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, प्लस लगा है, प्लस लगाओ। ठीक, प्लस लगा है, प्लस लगाओ। यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन हो गया तो यहां पर 1 बचा, और 1 का गुणा जब 2x में होगा तो कितना आएगा, 2x आएगा। क्लियर हुआ। ठीक, अब इसको यहीं पर हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक, अब मैंने आपसे कहा जो दी गई संख्याएं हैं जब उनके हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, जो मैच करेगा वही हमारा HCF होता है, मासा होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। तो मैंने दोनों संख्याओं में देखा, हमारी पहली संख्या का जो फैक्टर बना वो एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर दूसरे ब्रैकेट में बना एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर बना एक्स की पावर 4 प्लस 1। ठीक, पहली संख्या का ये हमारा फैक्टर बना, गुणनखंड बना। दूसरी संख्या का हमारा फैक्टर बना एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक में बना एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ठीक, तो जब मैंने देखा कि दोनों संख्याओं में कुछ कॉमन है, मैच कर रहा है, तो दोनों संख्याओं में क्या मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहां पर है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहां पर भी है। बाकी यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं है। ठीक, यहां पर x की पावर 4 प्लस 1 है, यहां पर x की पावर 4 प्लस 1 नहीं है। मतलब बाकी कुछ इसमें मैच नहीं कर रहा है। तो जो मैच नहीं कर रहा है उसको हम छोड़ देंगे, जो मैच कर रहा है उसको हम लिख लेंगे। तो इसको मैंने लिख लिया। मैंने कहा जो मैच करेगा वही हमारा HCF होगा। जो दी गई संख्याओं में गुणनखंड करने के बाद जो संख्याएं मैच करती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं, मासा कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो जो इन संख्याओं का मासा होगा वो कितना होगा, HCF। वो HCF कितना होगा, x की घात 2 माइनस 1 होगा। क्लियर होगा। ठीक, तो आपने अब इसका भी मासा निकालना जान लिया। अगर आपको कोई इस तरीके की संख्या देगा तो आप उनका भी आप आसानी से मासा ज्ञात कर पाएंगे। ठीक, क्लियर हुआ। इसके बाद हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 4 दिया गया है। प्रश्न नंबर हमारा 4 दिया गया है, 68 मीटर लंबाई तथा 51 मीटर चौड़ाई वाले एक हाल के फर्श को
आच्छादित करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। अब आपको यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना है, जब ऐसे प्रश्न आपके सामने आ जाएं और आपसे कहा जाए कम से कम वर्गाकार टाइलें, कम से कम आयताकार टाइलें, ठीक, तो जब कम से कम की बात करें ऐसे प्रश्नों में तो आपको निकालना पड़ेगा HCF मासा। क्यों? क्योंकि आपने पहले जो प्रश्न हल किए हैं उनमें देखा है कि जो संख्याएं थी, अगर कह रहा था कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, तो वहां पर मैं क्या निकाल रहा था? लासा। लेकिन छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कर रहा था, लेकिन वो जो संख्या प्राप्त हो रही थी वो कैसी आ रही थी? बड़ी, ठीक। और फिर कुछ प्रश्नों में मैं बोल रहा था कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो जो बड़ी से बड़ी संख्या हम लोग निकाल रहे थे HCF से, तो संख्या जो प्राप्त हो रही थी वो आ रही थी सबसे छोटी। भाई उसका जो परिमाण आता था वो छोटा होता था, ठीक। तो जब आपके सामने ऐसे प्रश्न आ जाए तो आपको क्या निकालना है? HCF। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो सवाल ने कहा 68 मीटर लंबाई तथा 51 मीटर चौड़ाई वाले एक हाल के फर्श को आच्छादित करने के लिए, मतलब ढकने के लिए, कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। इन संख्याओं का जो मासा होगा, जो लंबाई और चौड़ाई का जो मासा होगा, वही हमारा वर्गाकार जो टाइल होगी उसकी भुजा होगी। क्लियर हुआ? तो हम इनका मासा निकाल लेते हैं। भाई 51 सबसे छोटा नंबर है, तो 51 का भाग हम किस में लगाएंगे? 68 में लगाएंगे, तो एक बार में जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल 17 प्राप्त हुआ, फिर इसको यहाँ पर रख देंगे, फिर ये 3 बार में कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो जो HCF आया, HCF कितना आया? 17, ठीक। ये वाला हमारा HCF होता है, तो HCF हमारा 17 आया। मैंने कहा जो HCF होगा वही वर्गाकार जो टाइलें होंगी उनकी भुजा होगी। तो वर्गाकार टाइलों की भुजा कितनी होगी? वर्गाकार टाइलों की भुजा हमारी कितनी आएगी? 17 आएगी। 68 मीटर और 51 मीटर चौड़ाई वाले एक हाल के फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी? मान लिया ये कोई फर्श है हमारी, जिसकी लंबाई है 68 और चौड़ाई है 51, ठीक। लंबाई है 68 और चौड़ाई है 51। भाई फर्श इसका यही तो होगा, ये इसका फर्श हो जाएगा। तो जो फर्श होगा वही तो इसका क्षेत्रफल होगा, ठीक। क्लियर हुआ? जो फर्श है वही तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो अगर मैं बात करूं 68 मीटर और 51 मीटर की, ठीक, तो क्या करूंगा, जो 68 मीटर और 51 मीटर का जो आयताकार फर्श होगा, भाई लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है, तो सिंपल सी बात है आयताकार ही होगा, ठीक। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा उसमें हम अगर जो टाइलों की, जो एक टाइल का क्षेत्रफल होगा, अगर उससे मैं भाग लगा दूं तो टाइलों की संख्या पता हो जाएगी। क्लियर हुआ? ठीक। तो टाइलों की संख्या भाई आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 68 गुणे कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा, ठीक। और वर्ग का क्षेत्रफल, भाई जो टाइलें हमारी वर्गाकार हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा हमारी 17 है, तो 17 का स्क्वायर मतलब 17 गुणे 17। अब इसको हम काट देंगे, 17 एक 17, 17 चक्कू 68, ठीक। 17 एक 17, 17 ते 51।
4 गुणे 3 4 × 12, तो टाइलों की संख्या कितनी आई हमारी 12। ठीक, तो 68 मीटर लंबाई तथा 51 मीटर चौड़ाई वाले एक हॉल के फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी 12। क्लियर हुआ। तो इस तरीके के प्रश्न अगर आए तो आप इस तरीके से इनको हल कर सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर की 3 लोहे की छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। फिर मैंने कहा, आपको मैं बता चुका हूं कि जब कम से कम बात की जाएगी ऐसे सवालों में तो हमको मासा निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। तो मैं पहले इनका HCF निकाल लेता हूं। तो इनका HCF निकाल लेता हूं। भाई छोटी संख्या का बड़ी संख्या में हम भाग लगाएंगे, तो एक बार में जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा, फिर 5 का हम इस 10 में लगाएंगे, ये 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। जो 5 आया अब इसका हम इसमें लगाएंगे 20 में। ठीक, तो 4 बार में जाएगा, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। तो HCF हमारा कितना निकला, ये हमारा 5 निकला। ठीक, HCF हमारा कितना निकला 5 निकला। ठीक, तो जो HCF होगा वही एक टुकड़े की लंबाई होगी। जो हमारा HCF होगा वही एक टुकड़े की क्या होगी, लंबाई होगी। ठीक, तो एक टुकड़े की लंबाई भाई 5 मीटर है। ठीक, एक टुकड़े की लंबाई कितनी निकली 5 मीटर। तो बता रहा है 10, 15 और 20 में कितने टुकड़े होंगे कुल। ठीक, तो जब एक टुकड़े की भाई 5 मीटर है लंबाई, तो अगर 10 मीटर में हम देखें तो 10 मीटर में कितने टुकड़े होंगे भाई, इसके 2 ही तो टुकड़े होंगे, 5 + 5, तो इसके कितने टुकड़े होंगे 2 टुकड़े। क्योंकि भैया एक टुकड़े की लंबाई 5 मीटर है, तो हम आपसे अगर कहें कि 10 मीटर का आपको तार देते हैं। ठीक, एक टुकड़े की लंबाई 5 मीटर है, तो बताओ 10 मीटर तार में कितने टुकड़े बनेंगे, तो कितने बनेंगे 2 ही टुकड़े तो बनेंगे। क्लियर हुआ। इसी तरीके से 15 मीटर में हम देख लेते हैं। 15 मीटर में कितने बनेंगे 3 भाई, 5 + 5 + 5, 3 बार जब हम जोड़ेंगे तभी आएगा 15। तो यहां पर कितने बनेंगे 3 टुकड़े, क्योंकि एक टुकड़े की लंबाई भैया मैंने निकाली है 5 मीटर। अब 20 में देखते हैं, तो 20 में कितने टुकड़े बनेंगे, 20 में 4 बनेंगे। क्लियर हुआ। तो बता रहा कुल टुकड़ों की संख्या कम से कम कितने टुकड़े, मतलब कुल टुकड़ों की संख्या में ज्ञात करनी है। तो 10 मीटर में 2 टुकड़े बनेंगे, 15 मीटर में 3 टुकड़े बनेंगे, 20 मीटर में 4 टुकड़े बनेंगे। तो जो कुल हमारे टुकड़े होंगे वो कितने हो जाएंगे 2 3 5, 2 3 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। जो टोटल टुकड़े बनेंगे वो कितने बनेंगे 9। कम से कम कितने टुकड़े बनेंगे 9, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके के अगर आपके सामने कोई भी प्रश्न करे या किसी भी एग्जाम में प्रश्न आए तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक, इसके बाद हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हम अपने 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक, 6 नंबर हमारा प्रश्न है, भिन्न 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रमों का HCF ज्ञात करो। पहले हम इनका व्युत्क्रम करेंगे, उसके बाद हमको उनका क्या निकालना है HCF निकालना है। क्लियर हुआ। तो पहले मैं इनका व्युत्क्रम कर लेता हूं। ये व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अगर 3/4 है तो ये कितना हो जाएगा 4/3, और ये 9/10 है तो ये कितना हो जाएगा 10/9, उल्टा कर देंगे। और ये 15/16 है तो ये कितना हो जाएगा 16/15। अब हमें इनका क्या निकालना है HCF निकालना है।
मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर भिन्नों का HCF निकालना है, भिन्नों का मासा निकालना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, जो अंश होंगे भिन्नों के उनका हम क्या करेंगे, मासा निकालेंगे, फिर बटे हरों का लासा। ठीक, वही हमारा क्या होगा, भिन्नों का मासा होगा, HCF होगा। तो जो अंश हैं, अंश, तो हम अंश का क्या निकालेंगे, HCF है तो हम अंशों का HCF निकालेंगे। अंशों का HCF, तो अंशों का HCF निकालेंगे इतने का। ठीक, तो इनका जब हम HCF निकालेंगे तो इनके भाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक, 10 का करेंगे 2 गुणे 5, 16 का करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। जो मैच करेगा वही हमारा HCF हो जाएगा। भाई 2 2 मैच कर रहा है तो 2 को हमने लिख लिया, बाकी कुछ नहीं मैच कर रहा है तो हम छोड़ देंगे। तो जो अंशों का HCF आया वो कितना आया, 2 आया। क्लियर हुआ। ठीक, अब जो हर हैं, हरों का हम क्या निकालेंगे, LCM। तो हर हमारे कितने कितने, 3 9 15, इनका हम LCM ज्ञात करेंगे, 3 से काट देंगे। ठीक, क्लियर हुआ। यहाँ 5 ही रहेगा। ठीक, फिर 5 से, ठीक, तो जो इनका HCF LCM आएगा, जो भिन्नों के जो हर हैं उनका जो LCM आएगा वो LCM कितना होगा, 3 3 का 9, 9 5 कितना हो जाएगा, 45। ठीक, अब मैं भिन्नों का क्या निकाल लूंगा, HCF निकालूंगा। भिन्नों का HCF वो क्या होता है, अंशों का HCF बटे हरों का LCM। बताओ अंशों का HCF कितना निकला, 2 निकला, तो 2 बटे हरों का LCM कितना निकला, 45। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 2 बटे 45। मतलब जो ये जो भिन्नें दी गई हैं उनके व्युत्क्रमों का जो HCF होगा वो कितना आएगा, 2 बटे 45। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर हमारा प्रश्न है, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मासा 15 है, तो दोनों संख्याओं का योग बताओ। योग क्या है। ठीक, मैंने आपसे कहा जो HCF होता है, मासा होता है, वो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है। कॉमन का मतलब दोनों संख्याओं में मैच करेगा। ठीक, क्लियर हुआ। मैंने कहा जो HCF होता है वो दोनों संख्याओं में कॉमन होगा, मैच करेगा। कॉमन होगा, मैच करेगा, इसका मतलब यह है कि पहले संख्याओं के गुणे में होगा। ठीक, तो जो संख्याएं हमारी निकलेंगी वो कितनी हो जाएंगी, अगर हम ये जो संख्या है इसको अगर हम निकालें तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी। भैया मैंने कहा कि जो HCF होता है, मासा होता है, उस संख्याओं का कॉमन होता है। जो दोनों संख्याओं में मैच करे वही हमारा HCF होता है, जो मैच नहीं करता वो हमारा HCF नहीं होता, मैं उसको छोड़ देता हूँ। ठीक, तो जो मैच करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसके गुणांक में होगा। ठीक, तो अगर मैं पहली संख्या निकालूं तो इसके गुणे में चला जाएगा 15, तो हमारी पहली संख्या कितनी आ जाएगी, 45 आ जाएगी। क्लियर हुआ। अगर मैं दूसरी संख्या निकालूं, दूसरी संख्या जो 4 है तो वो कितनी हो जाएगी, 4 गुणे 15, 15 चक्कू 60। अब जब संख्याएं निकल आई हैं, बता रहा है इनका क्या निकालो, योग निकालो। योग क्या है, तो योग, अब इनको सिंपल हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 45 और 60 कितना हो जाएगा, 105।
यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ? किसी को कोई संदेह? ठीक, चलो मैं इसको फिर दोबारा बता दे रहा हूं। बता रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मासा 15 है। तो उन संख्याओं का योग क्या है? मैंने आपको बताया, पहले भी बताया था कि जो HCF होता है, मासा होता है, वो दोनों संख्याओं में कॉमन होगा जो दी गई संख्याएं होंगी। तो जब कॉमन हम जब ही करेंगे जब वो उसका गुणांक होगा, तो मतलब जाहिर सी बात है कि दोनों संख्याओं के गुणे में ही होगा वो। ठीक, तो अगर मैं पहली संख्या निकालूं तो 3 से गुणा हो जाएगा 15 का, तो 15 से 45 आ जाएगा। अगर मैं दूसरी संख्या निकालूं तो 4 का 15 से गुणा हो जाएगा, 15 चौको 60 आ जाएगा। ठीक, फिर बता रहा है इसका योग ज्ञात करें। तो योग ज्ञात करने के लिए सिंपल हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जो प्राप्त होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। क्लियर हुआ? चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, 8 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, हमारा सवाल क्या दिया हुआ है, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं और उनका HCF 12 है। संख्याएं बताओ। मैंने अभी बताया आप सभी को कि जो HCF होता है वो दी गई संख्याओं के गुणांक में होता है। ठीक, उन्हीं में से कॉमन किया जाता है जो मैच करता है। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, अगर मुझे पहली संख्या निकालनी हो, तो मैं क्या करूंगा, जो पहली संख्या का जो अनुपात है उसमें मैं जो HCF दिया गया उसका गुणा कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 12 आएगा। अगर मैं दूसरी संख्या निकालूं तो जो दूसरी संख्या का अनुपात दिया गया अगर HCF से गुणा कर दूं तो वो भी दूसरी संख्या निकल आएगी। अगर तीसरी संख्या निकालूं तो तीसरी संख्या के अनुपात में हम दिए गए HCF का गुणा कर देंगे, 12 से कितना आ जाएगा, 36। तो जो हमारी संख्याएं होंगी, संख्याएं ही मुझे ज्ञात करनी है। जो हमारी संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी, 12, 24, 36। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो क्लियर हुआ? अगर आपसे कोई इस तरीके के प्रश्न करे आप जरूर उसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक, उसके बाद मैं 9 नंबर प्रश्न देखता हूं। सवाल कहता है 5 अंक वाली वह लघुत्तम संख्या बताएं जो 12, 18 और 21 से विभाज्य हो। लघुत्तम का मतलब है छोटी, तो यहां पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, लासा निकालना पड़ेगा। ठीक, तो जो 5 अंक की लघुत्तम संख्या होगी 12, 8 और 21 से विभाजित होने वाली, वही हमें ज्ञात करनी है। ठीक, तो सिंपल मैं क्या करूंगा कि 12, 18, 21 का लासा निकालूंगा और जो 5 अंक की लघुत्तम संख्या होगी उसमें मैं उसका भाग लगाऊंगा। भाग लगाने के बाद जिस संख्या में भाग लग जाएगा पूरा वही हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और हाँ, एक बात आपको ध्यान रखनी है, 5 अंक की लघुत्तम संख्या वह कौन सी होगी, वह होगी 10,000। ठीक, क्लियर हुआ? कौन सी होगी, 10,000 होगी। अगर 10,000 में से अगर एक अंक भी हम कम कर दें, एक मैंने घटा दिया तो 9, 9, 9, 9 4 बार बचेगा, मतलब 9,999। अब वह संख्या कितने अंक की हो गई, 4 अंक की। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम भाग करें तो कम बार में नहीं जाए, मतलब जब हम उसको ज्यादा बार में ले जाएंगे तभी वो 5 अंक की ही रहेगी। अगर एक बार भी मैंने कम कर दिया तो 4 अंक की बन जाएगी। ठीक है, तो 5 अंक की लघुत्तम संख्या कौन सी होती है भैया, पहले हम ये लिख लेते हैं, वो होगी हमारी 10,000। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, अब मैं इसका क्या करूंगा, लासा निकाल लूंगा। 12 और 18 और किसका, 21 का लासा निकालूंगा। पहले मैं 2 से काटूंगा, भाग लगाऊंगा, 6 यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 21 ही रहेगा। फिर मैं 2 से तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 9, यहाँ पर 21। फिर मैं 3 से काटूंगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा।
अब मैं 3 से फिर काटूंगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा। अब मैं 7 से काटूंगा। ठीक, तो जो हमारा एलसीएम आएगा वो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 ते 12, 12 ते 36, 36 का जब 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 252। क्लियर हुआ? तो जब हम 36 का गुणा करेंगे 7 से तो कितना होगा? 252 होगा। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, जो इसका एलसीएम आया है, अब मैं क्या करूंगा, जो इसका एलसीएम आया है वो मैं 5 अंक की लघुत्तम संख्या में उसका भाग लगाऊंगा। एलसीएम से जो संख्या कटेगी वही हमारी 5 अंक की लघुत्तम संख्या होगी, जो इतने और इतने से विभाज्य होगी। क्लियर हुआ? तो मैं क्या करूंगा, जो एलसीएम आया है उसका भाग लगाऊंगा 10,000 में। भैया 10,000 ही लघुत्तम संख्या है, तो पहले जाएगा 3 बार में। तो जब 3 बार में जाएगा तो वो हमारा कितना आएगा? इतना आएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 5 ते 15 के 5, हासिल लगा 1। ठीक, 3 दूना 6, 1 7। अब जब हम उसको घटा देंगे तो यहाँ पर दहाई लिया 10 होगा, 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 4। यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। यहाँ पर 9 बचा, 9 में से जब 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। उसके बाद मैं किसको उतारूंगा? 0 को। ठीक, अब मैं इसका इसमें भाग लगाऊंगा। अगर मैं 9 बार में ले जाऊं, ठीक, तो 9 दूना 18, 9 पर 45, एक कितना हो जाएगा? 46। ठीक, 9 दूना 18, 9 पचे 45, एक 46 हो जाएगा, और 9 दूना 18, 8 4 12, 22 हो जाएगा इतना। तो अगर मैं 10,000 में से एक भी अंक कम कर दूं, एक भी संख्या घटा दूं, तो संख्या हमारी 4 अंक की बचेगी। और हमें संख्या वो कैसी होनी चाहिए? वो 5 अंक की होनी चाहिए। तो मैं कम बार में ना ले जाकर मैं ज्यादा बार में ले जाऊंगा भाग। तो मैं 9 बार में नहीं ले जाऊंगा, मैं 10 बार में ले जाऊंगा। तो 10 का जब इससे गुणा होगा तो ये आएगा। अब आप कहोगे भैया ये अब यहाँ पर घटेगा नहीं, तो क्या होगा? अरे भैया घटेगा नहीं तो क्या हुआ, हम इसको उल्टा घटा लेंगे। भाई इतने से अब इसको हम घटा देंगे, 0, 12 में से 4 चला जाएगा, 8 बचेगा, 4 में से 4 0, और 2 में से 2 0, तो 80 आया। तो जो घटाने पर उल्टा हमें प्राप्त हुआ उसको अब हम क्या करेंगे, जो 5 अंक की लघुत्तम संख्या 10,000 है उसमें हम क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो प्राप्त होगा वही हमारा इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक, तो हम लिखेंगे 12, 18 और 21 से विभाजित होने वाली 5 अंकी लघुत्तम संख्या 10,000 प्लस 80, तो हमारा कितना आ जाएगा, 10,080। तो 12, 18 और 21 से 5 अंकी विभाजित होने वाली लघुत्तम संख्या वो क्या होगी हमारी, 10,080 होगी। क्लियर हुआ? किसी को कोई संदेह? ठीक, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इन प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। क्लियर हुआ? अब अगर आपसे कोई ऐसे प्रश्न करेगा या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो आप आसानी से इसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक, क्लियर हुआ? अब इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 10 क्या कह रहा है, उसके कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। ठीक, 10 नंबर हमारा प्रश्न कहता है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 12 गुना है। मासा और लासा का योग 403 है। यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये हमें
ज्ञात करना है। तो मैंने सवाल को पढ़ा, सवाल से स्पष्ट हुआ कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 12 गुना है। तो प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार जो लासा है वो मासा का कितना है, 12 गुना। तो 12 गुना है तो 12 से गुणा हो जाएगा मासा में। ठीक, ये समीकरण 1 हुआ। क्लियर हुआ? अरे भैया लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 12 गुना है तो 12 से मैंने गुणा कर दिया। ठीक, फिर सवाल ने कहा लासा और मासा का योग, लासा प्लस मासा वो कितना है, 403 है। ये समीकरण हमारी 2 बन गई। क्लियर हुआ? ठीक, अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दूंगा। अब कहोगे भैया क्यों? क्योंकि मासा मासा एक पास आ जाएंगे, वहां से हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट अवश्य प्राप्त होगा। तो देखिए मैं मान रखता हूं, उसके बाद क्या रिजल्ट प्राप्त होता है देखिए। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, तो जहां पर लासा उसकी जगह पर हम कितना रखेंगे भाई, गुणे है तो गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12 मासा इतने की जगह पर। ठीक, और प्लस कितना है, मासा है, बराबर कितने के हैं, 403 के हैं। 12 मासा प्लस 1 मासा, भैया कुछ नहीं है यहाँ पर, इसके गुणे में तो 1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 13 मासा। 13 मासा बराबर कितना, 403 के। अगर मैं मासा का मान निकालू यहाँ से तो गुणे में इसके बटे में चले जाएगा, मतलब भाग में। ठीक, तो 13 का 13 39 बचेगा, 1 हो जाएगा 3, तो 1 और 3 13, फिर 13 का 13। तो मासा हमारा जो निकलेगा वो कितना निकलेगा भैया, 31 निकलेगा। तो यहां से मासा मुझे प्राप्त हुआ 31। अब मैं लासा को भी निकाल लेता हूं। वो लासा हमारा कितना है, समीकरण 1 को आप देखें तो कितना है, 12 गुणे मासा। तो लासा हमारा कितना है, 12 गुणे मासा, तो कितना आ जाएगा 12 गुणे मासा का मान कितना है 31। ये हो गया, इसको यूं ही रहने देंगे। तो सवाल ने कहा दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या होगी, और पहली संख्या मुझे पता है 93 है। लासा और मासा मुझे नहीं पता था, मैंने समीकरण बनाकर हल करके लासा और मासा भी मैंने ज्ञात कर लिया। अब मुझे लासा पता है और मासा पता है, पहली संख्या भी मुझे पता है, निकालनी है दूसरी संख्या। तो मैंने आपको बताया था कि जब दो संख्याएं दी गई हों, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो सिंपल सा बन जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर कितना, लासा गुणे मासा। क्लियर हुआ? अब पहली संख्या हमारी दी गई है प्रश्न में, वो कितनी है 93 गुणे दूसरी संख्या भैया मुझको ज्ञात करनी है, तो उसको यूं ही रहने देंगे। ठीक, और लासा हमारा कितना निकला है 12 गुणे 31, फिर गुणे मासा हमारा कितना निकला है 31 गुणे 31। ठीक, अगर मैं दूसरी संख्या का मान यहां से निकालूं तो ये जो गुणे में है इसके भाग में चला जाएगा, तो दूसरी संख्या बराबर कितना आ जाएगा 12 गुणे 31 गुणे 31 बटे 93 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब ये इससे 3 बार में कट जाएगा। ठीक भाई, 31 का भाग जब हम 93 में लगाएंगे तो 31 को जब हम 3 से गुणा कर देंगे तभी तो आएगा 93। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, ये जो 3 है 3 को मैं 4 12 में भाग लगा दूंगा तो 4 बार में कट जाएगा।
अब संख्या बची 4 गुणे 31 ऊपर। ठीक, कितना बचे? 4 गुणे 31। 4 का जब हम 31 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 का 1 से गुणा होगा 4 आएगा, 4 का 3 से गुणा होगा कितना आएगा? 12। तो कितना आ जाएगा? 124। तो हमारी जो दूसरी संख्या है वह कितनी है? 124। ठीक, क्लियर हुआ? चलिए मैं इसको फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं। सवाल कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 12 गुना है। तो प्रश्नानुसार जो लासा है वो मासा का कितना है? 12 गुना है। तो मैंने 12 से गुणा कर दिया, समीकरण 1 बन गई। फिर सवाल ने कहा मासा और लासा का योग 403 है। लासा प्लस मासा कितना है? 403, समीकरण 2 बन गई। फिर मैंने क्या किया? समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रख दिया। समीकरण 1 में जो है वो लासा बराबर कितना है? 12 मासा है। तो 12 मासा प्लस लगा, फिर मासा बराबर कितना? 403। 12 मासा और 1 मासा 13 मासा, तब 13 मासा बराबर कितने के? 403 के। अगर मैं यहां से मासा का मान निकालू तो यहाँ पर ये गुणे में ही इधर चले जाएगा भाग में। तो यहां से मासा का मान आएगा 31। ठीक, तो जब मासा का मान मुझे 31 पता होगा तो मैं अब क्या करूंगा? समीकरण 1 में रखकर मैं लासा का भी मान निकालूंगा। तो लासा हमारा कितना है? 12 गुणे मासा। तो कितना आएगा? 12 गुणे 31। मासा का मान कितना है? 31। फिर मैंने आपको बताया था कि जब दो संख्याएं दी गई हों तो जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। पहली संख्या हमें पता है कितनी है? 93। ठीक, और दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है। मैंने लासा को भी निकाल लिया और मासा को भी निकाल लिया, मैंने इस तरीके से रख दिया। फिर मैं जब दूसरी संख्या का मान निकालूंगा तो यहाँ पर गुणे में है, बटे में चला जाएगा। फिर मैं 31 का भाग 93 में लगाऊंगा, 3 बार में जाएगा। ठीक, फिर जो 3 होगा 3 का भाग मैं 12 में लगाऊंगा, वो 4 बार में जाएगा। फिर बचेगा 4 गुणे 31। फिर मैं 4 का 31 में गुणा कर दूंगा तो हमें कितना प्राप्त होगा? 124। ठीक, क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का भी उत्तर दे सकते हैं। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए, संख्याएं चेंज हो, जो भी हो, कॉन्सेप्ट अपना यही रहेगा। कॉन्सेप्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।